आइए दोस्तों, अपन आज जो हमारा चैप्टर है यहाँ टेस्ट नंबर ये 3 है। टेस्ट नंबर 3 है जिसमें क्लाइमेटोलॉजी का है, इंसोलेशन एंड हीट बजट है। इससे संबंधित अपन ने यहाँ लगभग 35 क्वेश्चन उठाए हैं और वो ये प्रश्न संभावित हैं या विभिन्न कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों, आज अपन चर्चा करते हैं इन प्रश्नों के बारे में, इनकी सभी एबीसीडी के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका एबीसी आंसर क्यों है। तो बताइए सभी साथी, पहला ही प्रश्न है, वायुमंडल के तापमान का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा होगा? वायुमंडल का तापमान, वायुमंडल का हीटिंग एंड कूलिंग या वायुमंडल को जो ऊष्मा जो प्राप्त हो रही है उसका मुख्य स्रोत क्या होगा? बिल्कुल सूर्य है। देखिए, अब आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि जो सूर्य में जो ऊर्जा निर्माण है, असीम ऊर्जा, ये असीम ऊर्जा का जो निर्माण होता है तो दोस्तों नाभिकीय संलयन विधि से होता है। नाभिकीय लिख लीजिए आप, नाभिकीय संलयन, अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मेथड के द्वारा असीम ऊर्जा का निर्माण होता है जब हाइड्रोजन किस में बदल जाती है? हीलियम में। हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलती है तो दोस्तों असीम ऊर्जा निर्मित होती है। हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने पर असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी आप इतना सा याद रख ले, इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। सुरेश जी बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। कभी पूछा जाता है कि सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस विधि से होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। सभी साथी यहाँ नोट कर लें। और मैं ये जो नए बच्चे अभी टेस्ट में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, मैं आपसे अपील करूंगा आप अपने नोट्स साथ में रखें और उन नोट्स में ही ये बातें ऐड करनी है, अलग से ऐड नहीं करना है। अपने ही जो नोट्स आपने जो बनाए हैं, इंस्टॉलेशन हीट बजट के जो नोट्स बना रखे हैं, वहां नोट कीजिए। मैट्रिक एक साथ होना चाहिए। यस। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल से विकिरण ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है? वायुमंडल, ये कोमा लगा लेना है, वायुमंडल सूर्य से विकिरण ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है? वायुमंडल सूर्य से विकिरण ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? आंसर दीजिए। प्रत्यक्ष की बात कर रहा, बी कैसे आ गया इसमें? आप सभी बी कैसे कर रहे हो? सुमन चौधरी राइट, रिंकू उदय राइट, सुरेश जी बैरी राइट, 14%। थोड़ा सा एक मैं रफली बता देता हूं आपको, अभी मैं पूरा डिस्कशन तो नहीं कर पाऊंगा आपके पास। जो सन है, इसके फोटोस्फीयर से फोटोन के रूप में ऊर्जा निकलती है और वो दोस्तों ये जो अर्थ है, इस अर्थ पर आने की कोशिश करती है, लेकिन इस अर्थ का भी क्या है? एटमॉस्फेयर है, मंडल है। पृथ्वी का भी क्या है? वायुमंडल है। तो ये इस तरह से फोटोन के रूप में इस पृथ्वी के वायुमंडल में आती है। मान लीजिए यहाँ से 100% रिलीज हो गई हो या 100 इकाइयां रिलीज हो गई हो, तो जैसे ही ये इस पृथ्वी के वायुमंडल में आती है तो इस वायुमंडल की सतह से 35 इकाई तो वापिस अंतरिक्ष में लौट जाती है।
35 इकाई तो वापस पृथ्वी के अंतरिक्ष में, वायुमंडल के इसमें अंतरिक्ष में लौट जाती है। अब शेष बची 65 बची। अब ये 65 में से पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करती है तो इनकी 14 इकाइयां वायुमंडल के जलवाष्प और गैस के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। 14 इकाइयां यहां पर अवशोषित कर ली जाती है और रिमेनिंग इन 65 में से 14 यहां रह गई, और जो पृथ्वी की सतह पर यहां पहुंच पाती है, पृथ्वी की सतह पर 51 इकाइयां 51 इकाइयां इस पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाती है। अब ये ध्यान दें, ये हमें इस पृथ्वी के वायुमंडल पर जो प्राप्त हो रही है वो प्रत्यक्ष रूप से लघु तरंगों के रूप में प्राप्त हो रही है। वैसे सूर्य से जो विकिरण आ रही है वो लघु तरंगे ही है। अब देखिए, वो लघु तरंगे इस पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा 14% इकाइयों का अवशोषण कर लिया गया, और वही लघु तरंगे 51 इकाइयां इस पृथ्वी तप पर जाती है। जो गई वो वापस भी आती है, जो गई वो वापस भी आती है 51 की 51। लेकिन 51 जो रिलीज होगी वो पार्थिव विकिरण के रूप में होगी, वो पार्थिव विकिरण। अब पार्थिव विकिरण का मतलब है कि पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा इनका अवशोषण किया जा सकता है या वापस भी आ सकती है। तो आप यहां पर देखिए दोस्तों, यहां ध्यान दें, मुख्य रूप से 65 जो इकाइयां थी, 65 में से 14 इकाइयां पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली गई। कितनी इकाइयां? 14 इकाइयां। और जो 51 थी वो पृथ्वी पर जाती है, वो भी वापस परावर्तित हो जाती है। ये प्रश्न जो अपन को पूछ रहा है, वायुमंडल के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। किसके संदर्भ में? वायुमंडल के संदर्भ में। बिल्कुल आरती सही लिखा है। यहां प्रत्यक्ष रूप से 14 इकाइयां, 14 इकाइयां, इसका जयप्रकाश या आंसर करें आप, 14 इकाइयां, और ये लघु तरंगों के रूप में है, ये लघु तरंगों के रूप में है। बाकी की फिर इस पृथ्वी तल पर आती है 51 की 51। तो यहां आप जो राइट आंसर करेंगे वो ए करेंगे, 2 का ए करें जयप्रकाश। हाँ, 17 एंड 34 वो तो बिल्कुल सही है आपका। हाँ आरती, क्या माना, वो फिर आगे की कैलकुलेशन है, बिल्कुल सही है। 17 दीर्घ प्रवर्तन हो गया, 19% का संघनन हो गया, 9% का संवहन हो गया, 6% विकिरण हो गया। अभी इतना सा हिसाब रख लो, ठीक है, टू दी पॉइंट। ये तो क्लियर है सर, आगे चलें। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ, वायुमंडल के गर्म होने में कौन सी विधि? अब ये देखिए दोस्तों, ये जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये जो पृथ्वी के जो गैसीय आवरण है, इसको अपन वायुमंडल कहते हैं। ये पूरा का पूरा वायुमंडल है। अब इसमें यह है कि इसका गर्म होना और ठंडा होना, हीटिंग एंड कूलिंग, 2 शब्द होते हैं, हीटिंग एंड कूलिंग। गर्म व ठंडा, इस वायुमंडल का गर्म व ठंडा होना या इस वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित विधियों के द्वारा होता। वो विधियां देखिए दोस्तों, एक ये भी विधि है, कन्वेक्शन है, एक रेडिएशन है, एक कंडक्शन है। ये 3 विधियां हैं। एक विधि और है जिसको हम कहते हैं अभिवहन। देखो साथ के साथ आप नोट कर लें, अभिवहन। अभिवहन अंग्रेजी में कहते हैं एडवेक्शन। एडवेक्शन। तो प्रश्न यह है कि वायुमंडल के गर्म होने में कौन सी विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? हालांकि वायु में ऊष्मा का आदान प्रदान इसके द्वारा भी होता है, इसके द्वारा भी होता है, रेडिएशन के द्वारा भी होता है,
संचालन या परिचालन या चालन कंडक्शन के द्वारा भी होता है और एडवेक्शन के द्वारा भी होता है। ये तो कोई विधि है ही नहीं है। देखिए ऐसा है, ये तो कोई विधि नहीं है। संपीड़न तो अपन ने आपको कंफ्यूजन के लिए ऐसे डाल दिया है। अब बात ये है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इनमें दोस्तों माइनर अंतर है। जैसे अपन संवहन की बात करें, कन्वेक्शन की बात करें, कन्वेक्शन का मतलब है कि इसमें जो माध्यम के कण हैं वो तरल और गैस अवस्था में संचलन करते हैं, तरल और गैस अवस्था में संचलन करते हैं, और ऊष्मा का जो आदान प्रदान है वो लंबवत रूप से संचलित होकर के वायुमंडल गर्म या ठंडा होता है। इस तरह से लंबवत रूप से या तो ऊपर उठेगी, ये कण ऊपर उठेंगे या वापस नीचे बैठेंगे और ऊष्मा का ये आदान प्रदान करेंगे। संवहन की जो स्थिति है वो तरल और गैसीय अवस्था में होती है। तरल और गैसीय अवस्था में दोस्तों संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। बिल्कुल आरती सही है, तरल और गैस में ये बात क्लियर है। देखो रेडिएशन, रेडिएशन में क्या कि जो सूर्य से हम पृथ्वी तक की बात करें तो काफी भाग निर्यात में है। यदि माध्यम के कण निर्यात में बिना किसी माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल करके फिर ऊष्मा का आदान प्रदान करें तो उसको विकिरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। एक तरह से देखिए, यही विकिरण जब पृथ्वी तल पर आती है और पृथ्वी तल से परावर्तित होती है तो इसके लिए एक शब्द आता है पार्थिव विकिरण। कौन सा शब्द आता है? पार्थिव विकिरण। अब क्या है कि वो जो लघु तरंगें सूर्य से आई वो डायरेक्ट आ तो गई, लेकिन वायुमंडल को गर्म नहीं कर पाई या ठंडा नहीं कर पाई, लेकिन इस पृथ्वी तल से परावर्तित होने वाली पार्थिव विकिरण जो आती है उनको लघु तरंगें कहते हैं, और वापस जाती है उनको क्या कहते हैं? दीर्घ तरंग। इन दीर्घ तरंगों को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। तो ये जो दीर्घ तरंगों का जो अवशोषण है वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस, वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस, या अपन यूं कहें कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो क्या करती है कि इन पार्थिव विकिरण का अवशोषण करती है और वायुमंडल को गर्म करने में सहायक होती है। तो हालांकि देखिए संवहन भी गर्म करने में सहायक है, विकिरण भी है और संचालन भी है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे ज्यादा इसमें लिखा कौन सी विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? पार्थिव विकिरण, रेडिएशन की विधि महत्वपूर्ण है, जो कि वायुमंडल को अधिक गर्म व ठंडा करने में सहायक है। तो इसका तीसरे का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। तीसरे का आंसर क्या होगा? सी होगा। अभी जो इसकी जो कंडक्शन की बात करते हैं ये ठोस माध्यम में, अपन जो कंडक्शन की बात करते हैं ये ऊष्मा का आदान प्रदान ये ठोस माध्यम होता है। ठोस माध्यम का मतलब है कि जैसे ये कोई ए पार्टिकल है, कोई ये बी पार्टिकल है, मान लो इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और मान लीजिए इसका 20 डिग्री सेल्सियस है। जब ये आपस में मिलते हैं दोनों अणु तो एक दूसरे को ऊष्मा का आदान प्रदान करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक दोनों पिंडों का तापमान समान नहीं हो जाए। जब तक दोनों पिंडों का तापमान समान का मतलब 15 डिग्री सेल्सियस न हो जाए तब तक ये एक दूसरे को ऊष्मा का आदान प्रदान करते रहते हैं। इसको कहते हैं कंडक्शन, संचालन। जो चालन या संचालन की जो है ये ठोस माध्यम में होता है। अभिवहन, उदय बिल्कुल सही लिख रहे हैं। अभिवहन का मतलब है क्षैतिज रूप में ऊष्मा का हॉरिजॉन्टल वितरण होना, ऊष्मा का हॉरिजॉन्टल। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लू के द्वारा अपन यूं कह सकते हैं कि ऊष्मा का संचलन होता है। इसी को क्या कहते हैं? अभिवहन। ये जो मैंने लिखा है ना अभिवहन, अभिवहन का मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान क्षैतिज रूप में हो रहा है। संवहन का मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान लंबवत रूप में होता है। संचालन का मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान किन्हीं दो पिंडों के ठोस माध्यम के बीच में हो रहा है। विकिरण का मतलब पृथ्वी से वापस जो परावर्तित होने वाली दीर्घ तरंग है उनके द्वारा वायुमंडल का गर्म या ठंडा होना। तो हालांकि कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, एडवेक्शन
ये चारों ही विधियां ऊष्मा का आदान प्रदान या स्थानांतरण करने की विधियां हैं, या वायुमंडल को गर्म या ठंडे करने की विधियां हैं, या अपन यूं कहें कि वायुमंडल की हीटिंग एंड कूलिंग में सहायक है। लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो कौन सी है? पार्थिव विकिरण वाली विधि है, जिसको कहते हैं अपन टेरिडियल रेडिएशन भी कहते हैं, या रेडिएशन विधि भी आप इनको कह सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे चले। सुमन, धन्यवाद। यस, क्वेश्चन नंबर आगे चले। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 बताए। हाँ, संपूर्ण पृथ्वी का एल्बिडो निम्न में से क्या माना गया है? अब देखो, एक तो इसके जितने भी नाम होते हैं वो पता होना चाहिए। अच्छा, एल्बिडो का मतलब यह है, कई बच्चे, हालांकि सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये सन और मान लीजिए ये अर्थ है। अब ये इस पृथ्वी के वायुमंडल में लघु तरंगें आती हैं, या तो इस वायुमंडल की सतह से परावर्तित हो रही है, या यहाँ पर जो बादल वगैरह जो बने हुए हैं वहां से परावर्तित हो रही है, या यहाँ जो एरोसोल्स है वहां से वापस परावर्तित हो रही है, या इस पृथ्वी तल पर जो हिमटोपियां हैं वहां से परावर्तित हो रही है। जो भी ये लघु तरंगें आई, ये जो लघु तरंगें हैं या तो इसके वायुमंडल की सतह से परावर्तित हो गई, या इस बादल से परावर्तित हो गई टकरा के, या मान लीजिए जो बड़ी बड़ी हिमटोपियां उनसे परावर्तित हो गई, या मान लीजिए जो वायुमंडल में उपस्थित एरोसॉल्स हैं उनसे टकरा करके परावर्तित हो गई हो। तो जो वापस परावर्तित हो गई है, जो लघु तरंगे वापस परावर्तित हो गई है, उन्हीं के लिए सामान्य शब्दों में अपन एल्बिडो, बिना इसको प्रभावित किए हुए, बिना किसी को प्रभावित किए हुए टकरा के वापस चली गई हो, उसी को क्या कहते हैं? अपन एल्बिडो कहते हैं। तो देखिए, इसके एल्बिडो के कई शब्द हैं। वेरी गुड जयप्रकाश, प्रत्यावर्तन गुणांक, बहुत अच्छा प्यारा लिखा। और क्या कहते हैं जयप्रकाश? जयप्रकाश और क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लिखा आपने, लिख लीजिए। इसी को प्रत्यावर्तन गुणांक, इसी को तापमान धवलता। हालांकि अंग्रेजी का तो यही होता है, लेकिन आपको हिंदी में भी ये, हाँ जयप्रकाश बिल्कुल सही है। प्रत्यावर्तन गुणांक, तापमान धवलता, ये शब्द भी लिख लें आप। तापमान धवलता भी इसे कहा जाता है। तो अब देखिए, हम बात कर रहे हैं संपूर्ण पृथ्वी के औसत की बात कर रहे हैं। तो बादलों से जो बताया गया है कि 27% होता है, और जो हिमटोपियां हैं वहां से लगभग 2% होता है, और एरोसोल से, वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल से 6% परावर्तन हो जाता है वापिस, लघु तरंगों के रूप में ही होता है। बिल्कुल, हिम 2%, हिमटोपियां 6%, एरोसोल 27%, बादल आरती, राइट। तो देखो ये कितने हो गए? 27 + 2 + 6, कितनी इकाइयां हो गई? 35। ये औसत की बात कर रहे हैं, तो इसमें आंसर क्या हो गया? 35। अब आपको ये आगे याद रखना है कि बादलों से कितना % है, हिम से कितना % है, एरोसोल से कितना % है। अच्छा, ये ध्यान रखना है, ये लघु तरंगों के रूप में ही परावर्तित हो रही है, क्योंकि बिना उस पिंड को प्रभावित किए हुए वापिस एल्बिडो लघु तरंगों के रूप में ही वापिस परावर्तन हो रहा है, दीर्घ तरंगों के रूप में नहीं हो रहा। ध्यान रखना है आप। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये तथ्य हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, जैसा कि अभी अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा आपने पेपर देखा ही होगा, है? तो कई तथ्य इस तरह से आ जाते हैं। बिल्कुल, दयानंद, किशन कुमार, सभी का। वैसे एग्जिट 8 मिनट 20 सेकंड होता है। 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य की किरणों को धरातल पर पहुंचने में कितना समय? 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है। ठीक है, ये तथ्य लिख लें। मनसुखी नागौर, कहाँ चले गए थे? इतने लेट कैसे आए आप क्लास में? थोड़ा क्लास का ध्यान रखें। यस, 8 मिनट 20 सेकंड, बिल्कुल कुमार 1 2 3
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है, वायुमंडल में प्रत्यक्ष अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में किसके द्वारा होता है? अब बताएं किसके द्वारा होता है सर? हाँ, अंजू क्या लिख रहे हैं सर? फ्रेश हिम से जो एलिबिडो होता है 90 से लेके 95, वो क्या लॉन्ग वेव से होता है? वो क्या लॉन्ग वेव से होता है? अंजू ये ध्यान रखना, एल्बिडो हमेशा लघु वेव से ही होता है, लॉन्ग वेव का कोई योगदान नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप। यस, इसमें देखिए इसका आंसर क्या होगा? देखो, जलवाष्प और गैसें जो प्रत्यक्ष शोषण कितना परसेंट? 14%। बादल भी है, गैस भी है, धूलकण भी है। ओके, हाँ, 14% कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एल्बिडो और रंगों में जो स्पेक्ट्रम की जो बात कर रहे हैं उनमें बेटा संबंध होता है। एल्बिडो रंग में संबंध होता है। जैसे मान लीजिए धरातल अगर काला है, अपन धरातल की जो प्रकृति देख रहे हैं, जैसे अपन काले रंग की बात करें या ब्राउन की बात करें, इनमें संबंध होता है बेटा। मुख्य रूप से जो एल्बिडो है वो इन रंगों के द्वारा इफेक्टेड होता है। वाइट कलर है, पूरे जो स्पेक्ट्रम में जो कलर है विबग्योर, वो निश्चित रूप से इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठोस स्थलीय धरातल के ऊष्मा संचार का एकमात्र साधन निम्न में से कौन सा है? देखिए उसमें केवल किसकी बात कर रहा है? ये सॉलिड की बात कर रहा है। और जैसे सॉलिड की बात आएगी तो चालन आ जाएगा। चालन का मतलब कंडक्शन, अंग्रेजी जरूर लिख लें आप, कंडक्शन, ठीक है। और ये किस में करेगा? ये तरल और गैस में होगा संवहन के द्वारा। विकिरण, पार्थिव विकिरण, अभिवन, ये क्षैतिज रूप में होगा। 7 का A कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए, सामान्य तापमान ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट प्रति किलोमीटर कितनी होती है? प्रति किलोमीटर कितनी होती है? क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 का जवाब देवें। इसका मतलब तो समझ गए ना आप कि ऊंचाई पर जाने पर, कितनी ऊंचाई पर? 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। या अपन यूं कहें, ये भी कह सकते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। आप ये तथ्य भी लिख लें, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ये भी नॉर्मल लैप्स रेट है। और यदि फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो आप लिख लीजिए 3.6, 1000 फीट की ऊंचाई पर, ये लिख लेना, 1000 फीट की ऊंचाई पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है। ये तीन तथ्य लिख लें आप। एक तथ्य तो ये कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कितना? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। या 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। या 1000 फीट, ये ध्यान रखना है, हाँ केवल सौरमंडल 1000 फीट, ये ध्यान रखना है, ये फीट है की ऊंचाई पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है। ये स्थिति दोस्तों केवल आरती बिल्कुल सही है, ये स्थिति केवल सौरमंडल में कहाँ है? सौरमंडल, ये लिख लीजिए, हम केवल ये सौरमंडल में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए,
नॉर्मल टेम्परेचर लैब सेट का संबंध ट्रोपोस्फेयर से है। किससे है? ये ट्रोपोस्फेयर से है। ट्रोपोस्फेयर वो जो बढ़ जाता है वो चीज अलग है, दयानंद। उसको क्या कहते हैं? अभी आगे टेम्परेचर इन्वर्जन। ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसको कहते हैं सामान्य तापमान पतन दर। और तापमान का बढ़ जाने को क्या कहते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन। कुछ विशेष परिस्थितियां होती है अलग। यस। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, वायुमंडल की किस परत को कन्वेक्शन जोन कहते हैं? मतलब एक तरह से ये देखिए, ये संबंध लंबवत रूप से वायुमंडल का गर्म होना और ठंडा होना किस में हो रहा है? ट्रोपोस्फेयर में। वेरी गुड। सर्वाधिक तापमान की वजह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है और ऊष्मा का आदान प्रदान लंबवत रूप से ऊपर और नीचे हो रहा है। आंसर सौरमंडल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 का जवाब देवें। ये ताप परिसर नगण्य। ताप परिसर नगण्य का मतलब अधिकतम व न्यूनतम तापमान में अंतर। अधिकतम न्यूनतम तापमान में अंतर ताप परिसर कहलाता है। ये ध्यान रखना है। न्यूनतम जो तापमान परिसर होता है वो दोस्तों विषुवत रेखा पर होता है। कहां पर होता है? विषुवत रेखा पर। आप दिन का तापमान ले लें चाहे रात का तापमान ले लें, उस तापमान में लगभग शून्य अंतर आएगा, 0.2 में अंतर आएगा। तापमान परिसर जो नगण्य होता है वो विषुवत रेखा पर, क्योंकि वर्ष भर पूरे वर्ष भर यहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और सीधी पड़ने की वजह से तापमान यहां पूरे वर्ष भर अधिक बना रहता है, पूरे वर्ष भर। और यहां शीत ऋतु नहीं होती, केवल ग्रीष्म ऋतु होती है। विषुवत रेखा पर शीत ऋतु नहीं होती है, केवल ग्रीष्म ऋतु होती है। तापमान पूरे वर्ष भर अधिक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 11 का जवाब देवें। हाँ भाई, 11 का क्या होगा? शुष्क रुदोष्म तापमान ह्रास दर प्रति किलोमीटर कितनी होती है? देखिए इसका जवाब देवें। पहले तो आपको ये देखना है कि ड्राई एडियाबैटिक टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होती है। ठीक है, आंसर ए तो सही है। इसका मतलब लिख लें। शुष्क तापमान ह्रास दर का मतलब क्या होता है? लिखिए, ऊपर उड़ती हुई हवा का तापमान प्रति 1 किलोमीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस कम होना क्या कहलाता है? शुष्क रुदोष्म तापमान ह्रास दर, ड्राई एडियाबैटिक टेम्परेचर लैप्स रेट, और कितनी है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर उड़ती हुई जो हवा है उसका तापमान 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? शुष्क रुदोष्म तापमान ह्रास दर। अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई एडियाबैटिक टेम्परेचर लैप्स रेट। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 है। वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाते हुए
सामान्यतः वायु का तापमान घटता है, इसको सामान्य तापमान ह्रास दर कहते हैं। लेकिन किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में तापमान घटने की बजाय बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तापीय वायुत्क्रमण, तापमान विलोमता लिख लें, इसी को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन इसी को कहते हैं तापीय विलोमता। इसी को क्या कहते हैं? तापीय विलोमता। आंसर क्या हो गया? सी। ओके सुमन, पुरी जी आपका भी सभी का सही है ये। हाँ देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट कितना बताओ? सोलर कांस्टेंट, इसको करेक्शन नहीं किया आपने? सोलर कांस्टेंट क्या होगा? सी 1.9 कैलोरी ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट वायुमंडल की सतह पर प्राप्त होती है। और इस मात्रा को क्या कहते हैं? सोलर कांस्टेंट कहते हैं। ये औसत ऊर्जा है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देखने दो स्क्रीन, आप क्या कर दिए? मत करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 मार्च 23 सितंबर को इंसोलेंस सबसे अधिक कहां होगा? अब इसमें देखिए, अपन पूरे अर्थ के बारे में अगर बात करें तो ये विषुवत रेखा है, और जो सूर्य की जो स्थिति है, इस सूर्य की स्थिति यहां 21 मार्च और 23 सितंबर को इसी पर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को यही होती है, ये ध्यान रखना है। और इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? विश्व, ये शब्द आता है इक्विनॉक्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। कभी कभी आ जाता है इक्विनॉक्स क्या होता है? सूर्य का भूमध्य रेखा पर होना। वेरी गुड, उत्तर प्रदेश नरेश। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब सूर्य का भूमध्य रेखा पर। कब होता है सूर्य भूमध्य रेखा पर? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो यहां आंसर क्या हो गया? विषुवत रेखा। और 21 जून को कहां होगा? कर्क रेखा पर। 22 दिसंबर को कहां होगा? मकर रेखा पर। 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। यह भी याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सूर्य तप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है। अब इसमें क्या कई बच्चों कंफ्यूजन में चल रहे हैं, ये ध्यान रखना, इक्वेटर पर नहीं होती है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट में होती है, और वो भी सब ट्रॉपिकल में सर्वाधिक जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं वहां होती है। इसमें भी सब ट्रॉपिकल में भी अगर दे दें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में। कारण क्या कि यहां बादल आ जाते हैं। अब आपको पता है बादलों से एल्बिडो होता है, तो ए नहीं होगा, क्या होगा? आंसर सी, सब ट्रॉपिकल बेल्ट में। और यही प्रश्न शायद अभी अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में पूछा गया है। आंसर कर लें सी। नेक्स्ट देखिए, अपशोर अपहेलियन की घटना कब घटित होती है? एक तो आप ये ध्यान रखें, सूर्य और पृथ्वी के मध्य, इन दोनों के मध्य औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। ये डिस्टेंस है। अब ये जो पृथ्वी है, इस सूर्य के चारों ओर दोस्तों दीर्घवृत्ताकार रूप में परिक्रमा करती है। दीर्घवृत्ताकार का मतलब है कि कभी ये डिस्टेंस न्यूनतम हो जाती है और कभी ये डिस्टेंस अधिकतम हो जाती है।
जो ये अधिकतम का जो केस है, अधिकतम की जो स्थिति है उसके लिए हम कहते हैं अपशोर, और जो न्यूनतम दूरी की स्थिति है उसको क्या कहते हैं? उपशोर। उसको क्या कहते हैं? उपशोर। अपशोर, अपहेलियन अंग्रेजी में कहते हैं अपहेलियन, और उपशोर को कहते हैं पेरीहेलियन। तो ये ध्यान रखना, उपशोर अपशोर की तिथियां निर्धारित है और डिस्टेंस भी निर्धारित है। जैसे अपशोर में ये 15.20 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, और पेरीहेलियन में ये घट करके 14.70 करोड़ किलोमीटर रह जाती है। ये तो मैंने औसत लिखी है, ये अधिकतम हो गई 15.20 करोड़ किलोमीटर, और ये 14.7 करोड़ किलोमीटर ये न्यूनतम हो गई। तो इसमें ये निश्चित है कि अपशोर, अपशोर यानी दूर, जो अपशोर की जो घटना है वो 4 जुलाई को होती है। इसका आंसर आप कर लें ए, ये 4 जुलाई को। और जो उपशोर होता है वो 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को। बिल्कुल वो चीज, ये जो आप सुमन ये जो लिख रहे हो 1.89, ये यहाँ का शोर स्थिरांक की वैल्यू लिख रहे हो आप, ये और आगे बात कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, उपशोर की घटना पृथ्वी की यानी नजदीक, उपशोर यानी पेरीहेलियन, ये लिख ले पेरीहेलियन, सूर्य व पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी की स्थिति पेरीहेलियन कहलाती है, निकटतम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सन स्पोर्ट्स का चक्कर जिसे सूर्य तप की मात्रा निर्धारित होती है, कितने वर्षों का चक्र होता है? ये 11 वर्षीय चक्कर है। इसमें क्या होता है कि लगातार 11 वर्ष तक तो बढ़ता चलता है, फिर अगले 11 वर्ष बाद में ये कम होता हुआ चलता है। तो एक 11 वर्षीय चक्कर होता है ये पूरा का पूरा। अभी तक सर्च चल रहा है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन यह है कि सन स्पॉट सौर क्लंग की संख्या बढ़ने पर सूर्य तप की मात्रा बढ़ती है, और कम होने पर सूर्य तप की मात्रा भी कम हो जाती है। जितने सन स्पॉट्स ज्यादा होंगे उतने ही दोस्तों इंसोलेशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल उत्तर प्रदेश नरेश, इंसोलेशन बढ़ेगा। आरती राइट। 11.1 वर्ष तक तो ये बढ़ता है, नेक्स्ट 11.1 वर्ष कम हो जाता है। इस तरह से पूरा का पूरा दोस्तों ये लगभग 22.2 वर्ष का पूरा सर्किल हो गया। वैसे आप एक ही सर्किल का जो एक चक्कर मतलब 11 वर्ष में समाप्त, फिर बढ़ गया। समानुपाती संबंध बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सूर्योदय सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा यानी लाल रंग, लालिमा का मतलब लाल रंग, परावर्तन अपवर्तन विसरण, ये प्रकिरण का परिणाम है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब है कि जो एरोसोल्स होते हैं, जो धूल कण होते हैं, यहां से लघु तरंगें वापस एक तरह से चारों तरफ बिखर जाती है, इनसे टकरा करके चारों तरफ बिखराव, लघु तरंगों का बिखराव होता है। एरोसोल से टकरा के लघु
तरंगों का बिखराव और जिसकी वजह से देखिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लालिमा दिखती है, प्रकिरण, इसको कहते हैं प्रकिरण, स्कैटरिंग का परिणाम है। आकाश का नीला रंग दिखाई देना भी इसी का परिणाम है। नोट कर लें, आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग भी इसी वजह से दिखता है। ओके, जयप्रकाश राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 का बताएं। वायुमंडल देखो ये लिखा मुख्यतः गर्म होता है, सूर्य की सीधी किरणों से नहीं होगा, पराबैंगनी किरणों से नहीं होगा, पृथ्वी की गति से नहीं होगा, पार्थिव विकिरण से होगा। अब पार्थिव विकिरण कौन सी थी? इस पृथ्वी से, जैसे सन से जो तरंगे आई, जो लघु तरंगे, इनको सूर्य से आने वाली विकिरण को अपन ने लघु तरंग बोला है, और इस पृथ्वी से परावर्तित होने वाली इनको बोलते हैं दीर्घ तरंग। क्या कहते हैं? दीर्घ तरंग। इन्हीं को क्या कहते हैं? पार्थिव तरंग, पार्थिव विकिरण। अब ये पार्थिव विकिरण क्या होती है? इसकी क्या वेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और दीर्घ तरंगों की वेदन क्षमता कम होती है, इनको जल्दी से रुकती नहीं है ये, इनकी वेदन क्षमता कम होती है। तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस और जो ग्रीन हाउस गैस हैं वो इसको अवशोषित कर लेती है दीर्घ तरंगों को। अपन एक पढ़ते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस लघु तरंगों के लिए पारदर्शी है, लेकिन दीर्घ तरंगों के लिए या पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। इसका मतलब यही होता है कि संबंधित दीर्घ तरंग या पार्थिव विकिरण का CO2 गैस क्या करती है? अवशोषण कर लेती है, जिसकी वजह से संपूर्ण वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। संपूर्ण वायुमंडल गर्म हो जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ऊष्मा बजट। बजट वही आय व्यय, कितना खर्च हुआ, किस किस में खर्च हुआ, बस वो जानकारी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आने वाली और बाहर जाने वाली, एक तरह से अपन यूं कहेंगे विकिरणों में संतुलन। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22, विकिरण ऊर्जा का वह प्रतिशत जो किसी पृष्ठ से परावर्तित होता है, किसी सतह से परावर्तित होता है, क्या कहलाता है? ये इसको कहते हैं एल्बिडो। तापमान धवलता, प्रत्यावर्तन गुणांक, क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन गुणांक। अंजू कह रहे हैं सर इसमें रेडियो ने थोड़ा कंफ्यूज, कोई बात नहीं, कंफ्यूज क्यों हो गई? इसी को कहते हैं तापमान धवलता, तापमान धवलता, इसी को कहते हैं प्रत्यावर्तन गुणांक। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन गुणांक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एल्बिडो। समानार्थी शब्द आपको सबको याद करने हैं। अब देखो आप, किसका एल्बिडो सबसे ज्यादा है, यानी परावर्तन किससे ज्यादा हुआ है? क्वेश्चन नंबर देखे 23 बताएं। क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें ये देखिए दोस्तों, आपको सबका एल्बिडो याद रखना पड़ेगा। कोई जरूरी है कि आपको इसमें से सबसे अधिक पर्टिकुलर हो सकता है कि वो बात कर लें कि इसमें से किसका होगा। ठीक है, तो बताएं। देखें, ठीक है, आपने न्यू आइस का होता है 80 से 90%, और न्यू आइस आइस जो केप है, हिमटोपियां हैं, उनका होता है 90 से लेकर 95%। न्यू आइस केप का ज्यादा हो जाता है। अच्छा, रेतीली बालू का क्या होगा बताओ, और समुद्री जल का बताओ, और बादल का बताओ। वेरी गुड अनीता, इसका होता है 20 से 30,
लिख लो यही, 20 से 30। सुमन राइट, उदय राइट। अच्छा, बादल का क्या होगा? देखिए, बादल का बताओ और इसका समुद्री जल का बताओ, इन दोनों का बताओ। बादल का क्या होगा? अरे भूल गए अभी, मैंने बादल से परावर्तित करवाई थी ना। बादल से कितना % परावर्तन हुआ था? बस 27। लो साहब, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश नरेश। और जल का कितना है? 3 से 5। देखो, आपको सबके याद रखने पड़ेंगे, कोई जरूरी है कि किसी का। सुमन राइट। ताजा न्यू आइस का 80 से 90, रेतीली बालू का 20 से 30%, बादलों का 27%, जो बात ही कर रहे थे अपन, और समुद्री जल का 3 से 5। उदय राइट। देखो, आपको इस केस में ये तथ्यात्मक जानकारी पूरी टिप्स में होनी चाहिए, तभी अपन इनको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एल्बिडो निम्नलिखित में से किसका हो सकता है? ये सबसे कम, ये जो विकल्प दिए हुए हैं इसमें सबसे कम पूछ रहा है। अब आपने दे तो दिया उत्तर प्रदेश नरेश, बिल्कुल सही है तेरा, लेकिन कितना है ये बताओ, कि जो जोती गई जो भूमि है उसका कितना है? जोती गई भूमि का होता है 25 से 30। ये जोती गई भूमि का है। तो अब उदय बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कितना है? और इसका ताजा बर्फ की अपन बात करी थे, 80 से 90 होता है, ठीक है, ये तो समझ में आ गई। बादल का भी अपन ने देख ही लिया कि 7 to 27 होता है। फिर इसका शीशा दर्पण का कितना होता है? सुमन बताएं। शीशा यानी लेड, LEAD, लेड, शीशा, इसका कितना? इसका भी तो होता है। वेटलैंड का तो 25 से 30 सही है। जयपुर का 100% किसका है? किसका? लेड का 100% है। 100% तो नहीं होता बेटा, देखे फेंको सुमन। जयप्रकाश 9, 100% नहीं होता है। उत्तर प्रदेश नरेश, जो बच्चा बताएगा उसको डेयरी मिल्क बाय पोस्ट करूंगा। वेरी गुड बबीता, बहुत अच्छा, गुड। 60 से 70 याद रखो बेटा। बबीता राइट। बबीता शायद चूरू से जुड़े हुए हैं, हाँ। नोट कर लो बेटा, है ठीक है। जयप्रकाश, अनीता, ये नोट कर लो आप इसका। बबीता आपका सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है, ठीक है। एल्बिडो क्लाउड्स है, धूलकण है, परतें हैं, लेकिन जो मुख्यतः धरातल की प्रकृति, अभी राकेश यादव बात कर रहे थे, वो ये है कि एल्बिडो और रंग में क्या संबंध है। धरातल की जैसी प्रकृति होगी वैसे वहां पर एल्बिडो होगा। वहां पर आइस है या ज्योति भी है, या वहां सैंड की प्रधानता है, या क्ले की प्रधानता है, सिल्ट की प्रधानता है, वहां पर फॉरेस्ट है, वहां जल है, क्या स्थितियां है वहां पर? स्थितियां क्या है? पृथ्वी के धरातल की जो प्रकृति है उस पर एल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है। इसका आंसर करें डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, वायुमंडल किसके द्वारा गर्म हो जाता है? लघु तरंगों से नहीं होगा, ज्वालामुखी से नहीं होगा, जय पदार्थ से नहीं होगा, पृथ्वी के विकिरण से, यानी पार्थिव विकिरण से। पार्थिव विकिरण, क्योंकि ये दीर्घ तरंगें होती है। क्या होती है? दीर्घ तरंग। और दीर्घ तरंगों का अवशोषण कौन करता है? CO2 और ग्लोबल ये ग्रीन हाउस गैस से, और वो तापमान को बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए,
कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के हीटिंग उष्मन में सबसे कम महत्व की है? भाई संवहन भी हो रहा है, संचालन भी हो रहा है, पार्थिव विकिरण, संघनन की गुप्त ऊष्मा इसका कोई विशेष योगदान नहीं है लेकिन बहुत कम। फिर है ऊष्मा के स्थानांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। सिंपल प्रश्न है ये तो। ऐसे प्रश्न आते हैं, बताओ न्यू आइस कैप्स का प्रत्यावर्तन गुणांक क्या होगा? वेरी गुड सुमन, सबसे ज्यादा इसी का होता है 90 से 95। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग बादलों से टकराकर परावर्तित हो रहा है? 27। ए, ये पृथ्वी का औसत एल्बिडो है। ये पृथ्वी की जो हिम सतह है वहां से परावर्तन हो रहा है, और ये एरोसोल्स से परावर्तन। एरोसोल्स का मतलब धूल कण, वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल्स, ये वहां से। आंसर क्या हो गया? ए। तो देखिए दोस्तों, आज के मैं आपको परिणाम जारी कर देता हूं कि किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। देखिए मैनेजर साहब, बच्चों प्राप्तांक बताएं। बेसब्री से बच्चे इंतजार भी कर रहे हैं, इनके काफ़ी डेयरी मिल्क हो गए, बाई पोस्ट जल्दी करेंगे आपके। लाओ। यस दोस्तों, आज के इस टेस्ट में अनीता कुमारी ने टॉप किया है। अनीता, अनीता आपके जो नंबर हैं 57.67, 60 में से। दूसरा है सुनीता लामा, सुनीता लामा बेटा आपके नंबर हैं, यही नंबर है, थोड़ा समय लग गया। बीना, अरे सभी के यही हैं। बीना तीसरे पर है, बबीता चौथे पर है, सोनू पांचवे पर है। सभी के समान नंबर है, सभी के नंबर एक ही है, सभी के समान नंबर है, बस टाइम है फिर। धन्यवाद दोस्तों, सब साथियों को ध्यान देवें, एग्जाम सही निर्धारित समय पर हो रही है। जितने भी टेस्ट हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं वो तैयार रखें। हमने करीबन 32 या 33 टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, विथ आंसर, विथ सॉल्यूशन, विथ एक्सप्लेनेशन। और आप लोग भी देखिए दोस्तों, आगे नियमित रूप से लग रहे हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चन पर एक्सप्लेनेशन को देखना है। उधर आपके जो नोट्स बना रखे हैं और हमने जो क्लास नोट्स जो अपलोड कर रखे हैं, बस ये मैटर अगर आप 2 या 3 बार पढ़ लेंगे तो दोस्तों फिर कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।